गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है। माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है। अमीर बिजली कवि तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कवि के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली कवि फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कवि के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू, जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो। बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू, इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं। ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ। अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे। उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं। तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है, मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है। अगर पैसे नहीं पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए,
मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कौवा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर पे भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था, अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, बाबा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो आप सब मेरे साथ चलो, जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है, हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना ले। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे। अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में। माँ जी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी और आपकी बेटी की बातें सुन ली थी। वैसे माँ जी, आपको बिजली की शादी के लिए क्यों इतनी चिंता हो रही है? आपके आसपास भी तो कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं। फिर तो आपकी बेटी तो देखने में भी बहुत सुंदर है। आप आसपास उसके लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती? अगर आपकी बेटी आपके पास रहेगी तो आपको भी सुकून मिलेगा। आसपास कहाँ है बेटा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता। आसपास तो सभी लफंगे भरे पड़े हैं, इसलिए मजबूरी में तो मैं अपनी बेटी का ब्याह दूसरे जंगल के पक्षियों में देख रही हूँ। तभी बिजली का भी फिर से आ जाती है। माँ जी, ये अभी तक गया नहीं, निकालो इसे। बादल बेटा, बिजली की बात का बुरा ना मनाना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिर तो ये मेरी अपनी है। अब तो जाता है कि झाड़ू लेकर ही आऊं। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मेरी बात पर गौर जरूर करना, अपने आसपास पक्षियों को जरूर देखना। देखिएगा आपको बहुत अच्छा कौवा दिखाई देगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, तू बहुत भोली है, इन पक्षियों की बातों को नहीं समझती। हाँ हाँ बेटी, जैसे तू तो बहुत समझदार है। माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, घर के अंदर चलो। फिर बिजली कौवी अपनी माँ को लेकर घर में जाती है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भूरे कौवे से शादी करना चाहती हूँ। क्या वो काला कलोटा भूरा कौवा तेरी मत मारी गई है क्या?
तू कहा हूर जैसी और वो रहा काला कौवा। दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बिजली कौवे के फोन पर भूरे कौवे का फोन आता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। क्या माँ जी ने कहा कुछ? क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान गई है? नहीं भूरे, माँ ने साफ ही इनकार कर दिया और दोबारा तुम्हारा नाम लेने के लिए सख्ती से मना किया है। देखो बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। हम दोनों भागकर दूसरे जंगल में चलते हैं। दूसरे जंगल में मेरा चाचा रहता है। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे और फिर हम खुद का अपना घर बनाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ कब भागना है? मेरा बचपन का सपना है कि किसी के साथ भागकर शादी करूंगी। लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा